चैप्टर 1 से 10 तक हम ये क्विक रिवीजन देख रहे हैं जो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में आपके टीवाई एलएलबी सेमेस्टर 5 75 25 पैटर्न में है। ये दूसरे पैटर्न में भी ये सारे 10 की जो चैप्टर है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो जो है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की जानकारी और इस तरह के अच्छे वीडियोस में आप सबके लिए भेजते रहूँ, मुझे प्रोत्साहन मिले। अब जो इसमें टोटल जो सेक्शंस जो है आपके 6 to 147 इसमें हम देखने जा रहे हैं। टोटल जो सिलेबस है आपका, जो नया वाला सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो अभी तक नहीं आया है, बट उसको आप एक गेस कर सकते हैं कि आपको पूरा सेक्शन 1 to 531 है। और पुराना जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट तो आपको है ही, और जो पुराना जो आप लोगों को जो सीआरपीसी था, बस वहाँ बीएनएसएस और उसके जो चेंज इन द चैप्टर्स और सेक्शंस है वो टॉपिक्स के कि उस तरह के, जैसे इंट्रोडक्शन टू बीएनएस है, न्यू चेंजेस, एडिशन इन प्रोसीजरल लॉ, ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड हिस्ट्री। और उसी तरह से जब आप आगे उसको देखते हैं कि कोड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है जो कि अभी बीएनएसएस के चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 20 में है, हम उसको देखेंगे आज। और उसके बाद पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स जो चैप्टर 4 में अभी बीएनएसएस का है सेक्शन 30 में, ए टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस सेक्शन 4 to 431 में, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन के बारे में, उसके बाद में प्रोसेस टू कंपेल उसको लाने के लिए, और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड वुमेन, जो कि हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये 10 के 10 जो चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप अच्छे से करना। और मैं इसको जल्दी से जल्दी, रिवीजन टाइप है तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। तो जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखे हैं, डेफिनेशंस के मैंने सेपरेट वीडियो आप लोगों को भेजा है, उसको आप पूरा देखिए, क्योंकि उसमें से 2 या 3 डेफिनेशंस हर बार आते हैं तो इस तरह के एग्जाम्स में, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 2 हम जो इसमें करने जा रहे हैं अभी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। एकदम सिंपल है कि सबसे पहले क्या करता है कि ये बीएनएसएस आपका जो है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज जैसे कि और टाइटल वगैरह बनाता है। उसके बाद वो क्रिमिनल कोड और उसके ऑफिसर्स कौन होंगे, ऑफिसर्स कौन होंगे, उसके ये प्रोविजंस करता है अंडर सेक्शन 6 to 20। तो इसका डिटेल जो क्रिमिनल कोड होगी, उसके हायरार्की क्या होगी, उसके जुरिडिक्शन क्या होगा, उसमें जजेस कौन होंगे, और उसके बाद वो प्रोविजन करता है मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट इन द सेंस कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में तो एक्स्ट्रा जो जजेस लगते हैं, और उसके बाद जो आपके मजिस्ट्रेट हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे कि डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, जिसमें आईएएस ऑफिसर ज़्यादातर रहते हैं, और उस तरह के लोग, उनको भी इसमें जो पावर दिया गया है कि वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह जो वो क्या काम करेंगे। उसके बाद इसमें जो ऑफिसर्स में आते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, और जो इसमें पीपी और जो असिस्टेंट पीपी, उसके बारे में प्रोविजन है। तो आइए देखते हैं। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड जो कि सेक्शन 6 to 20 में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर 6 to 20 आप सेक्शन देखते हैं तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड है, उसके बाद टेरिटोरियल डिवीजन उस कोर्ट का कैसे करेंगे, बाद में कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 बोलता है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 9, सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद सेक्शन 9 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे एनडीपीएस हो गए या फिर साइबर क्राइम हो गए, उस तरह के केसेस के लिए या एक्स्ट्रा केसेस के लिए लगाए जा सकते हैं टेम्पररी। उसके बाद जुडिशियल जो लोकल जुरिस्डिक्शन है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनका क्या रोल है यहाँ पे। उसके बाद सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये जो सेक्शन जो 6 to 13 है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। और 14, 15 और 16 में आपके आ जाते हैं एक्सिक्यूटिव जुरिस्डिक्शन, जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, जैसे कोई डीएम, एसडीएम, उनके बारे में यहाँ पे प्रोविजंस है। उसके बाद में ऑफिसर्स में आप देखेंगे कि ये बीएनएस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाता है। तो आइए देखते हैं डिटेल में फटाफट इसके प्रोविजंस। और प्रोविजंस में जब आप देखते हो भारतीय नागरिक संहिता, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जुरिस्डिक्शन, रोल ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स इन इंडिया, इसके जो चैप्टर्स है क्लियरिटी प्रोवाइड करती है कि हायरार्की को, एस्टेब्लिशमेंट को, फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को। एकदम सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो इसको ये 3 टायर में, जैसे आपको सबसे पहले पता है कि हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के अंदर जो स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ये सारे कोर्ट्स आते हैं। तो हायरार्की में हाई कोर्ट के बाद जो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है वो कोर्ट ऑफ सेशंस, जो कि ये सेक्शन 6 बोलता है कि द 4 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश अंडर बीएनएस। ये पूरे इंडिया में लागू है करके आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको आप जेएमएफसी बोलते हैं, और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और बाद में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर आ जाते हैं जो
चीजें हम देख रहे हैं। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है हैंडल सीरियस केसेस, जो होता है कि इसको इसके जो पावर्स है, इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है पावर्स के बारे में उसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है कि वो जो है कि सीरियस क्राइम और जो 7 साल के ऊपर के जो क्राइम होते हैं वो उस तरह के या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के उसके इसको डेथ पेनल्टी देने का जो है ये केस चलाता है, लेकिन इसको जो है कि हाई कोर्ट से इसका कंफर्मेशन लेना होता है। अब सीजीएम है, एडिशनल सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कैटेगरी में आते हैं। मॉडरेट ऑफेंस जो है कि अप टू 7 years इनको जो है कि इनको पावर होती है। और उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएमएफसी जिसको बोलते हैं माइनर पनिशमेंट, और जो 3 साल तक की जो सजा वाला जो, या फिर जो अगर जेएमसी सेकंड क्लास है तो 1। तो माइनर डिफरेंस है दोनों में, और ये डिफरेंस महाराष्ट्र में लगभग खत्म कर दिया गया है। और जो पहले यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ करते थे सीआरपीसी में, वो बीएनएसएस में उसको पूरी तरह से खत्म करके अब उसको जेएमएफसी की कैटेगरी में आएगा। तो ये बड़ा बदलाव, अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस की क्या बदलाव आए हैं इसमें, तो एक बड़ा बदलाव कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो है कि पहले स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, यूनिफॉर्मिटी ले आई है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसे बताया डीएम एसडीएम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव ड्यूटीज उनकी होती है, वो भी हम देखेंगे कि सेक्शन जो इसमें उन्होंने बनाया है। तो भारतीय नागरिक संहिता स्ट्रीमलाइन करता है मजिस्ट्रेट कोर्ट को, ये रिमूव करता है जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसको पूरी तरह से जो है कि यूनिफाइड कर दिया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और वहाँ वो भी महाराष्ट्र में जो है ये ऑलमोस्ट दोनों एक ही हो गया है कि सारे अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में आ गए। माइनर डिफरेंस है जो कि पावर दिया गया है कोर्ट को, हाई कोर्ट को और जो स्टेट गवर्नमेंट को, कि एक साथ मिलकर अगर जरूरत जैसे जैसे पड़े तो उसको उस तरह से वो बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद टेरिटोरियल डिवीजन, अब तो उन्होंने जजेस बना दी, जो उन्होंने कोर्ट बना दिया। अब कोर्ट बनाने के बाद वो बनाएंगे कि कौन सा कोर्ट, कितना उसका जुरिस्डिक्शन, कितना उसकी टेरिटरी रहेगी, कितनी उसकी पावर होगी, तो डिवीजन बनाता है सेक्शन 7 में। इसमें जो सेक्शन 7 है, डिवीजन ऑफ द कोर्ट, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेशन डिवीजन कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जिसको बोलते हो या फिर सेशन डिवीजन जो होता है, उसमें एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ऐसा ये प्रोविजन करता है सेक्शन 7। उसके बाद ये सब डिवीजन ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट में फर्दर डिवाइड इनटू सब डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, की उसका जो है कि वो सब डिवीजन में इसको डिवाइड कर सकता है अगर टेरिटरी बड़ी है तो उसमें द स्टेट गवर्नमेंट कैन अल्टर द डिविजन्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट पे जो उसके गाइडलाइंस के ऊपर कि अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो टेरिटरी 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट की है उसमें ज़्यादा सब डिवीजन होने चाहिए तो उसको बनाने का उसमें अधिकार है। सेक्शन 6 में उन्होंने बताया कितने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होंगे, बाद में सेक्शन 7 बताता है टेरिटरी। सेक्शन जो 8 है इसका कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन प्रोवाइडेड बाय सेशन जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इसके जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। एडिशनल सेशन जज अपॉइंटेड टू मैनेज द एडिशनल केस लोड, कि अगर एडिशनल सेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो अगर आप देखते हैं कि अगर अपना इसमें महाराष्ट्र में अगर आप देखते हैं जैसे सिटी सिविल कोर्ट में एट प्रेजेंट श्री ऑनरेबल सुब्रमण्यम जी प्रिंसिपल जज जिनको बोला जाता है, उसके बाद रघुनाथ कोकले जी जो एडिशनल प्रिंसिपल जज है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है, और इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है कि ये हैंडल करते हैं ऑफेंसेस लाइक मर्डर, रेप या इस तरह के केसेस या पॉस्को के केसेस स्पेशल कोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें इनके तहत आती है। ये जो है कि सेशन कोर्ट टिपिकली ऑपरेट प्लेसेस स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट बट मे रिलोकेट टेम्परली फॉर द कन्वीनियंस। तो ये बताता है सेक्शन 8 जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है। उसके बाद सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आज स्टेबल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट्स जो होते हैं मे बी सेटअप स्पेसिफिक केसेस क्लासेस ऑफ केसेस इन ए लोकल एरिया। इसका जो है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाई कोर्ट ही होते हैं, जो डिसाइडेड बाय द अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, और जो उसके जजेस होते हैं उनकी उसकी नियुक्ति की जाती है उनके प्रोसीजर के थ्रू। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं कि वो फर्स्ट क्लास के, ये भी डेसिग्नेशन सीजीएम एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, मे बी अपॉइंटेड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया हुआ सेक्शन 11 में, ये अपॉइंट होते हैं हैंडल स्पेसिफिक केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस। ये भी हाई कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से ये होते हैं, टेम्पररी होते हैं, 1 year या रिन्यूबल इनका टर्म होता है। कोई स्पेशल केस आ गया, स्पेशल केस के लिए वो उनको लगाया जाता है। जैसे लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ये भी डिफाइन करता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर देयर कंट्रोल डिसाइड्स। इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट भी वो अगर हाई कोर्ट बोलता है तो उसका वो बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाते हैं।
उसी से सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हायरार्की होती है, ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जजेस एंड CJM हैज अ सुपरवाइजरी पावर ओवर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आपने देखा सेशन कोर्ट और जो उसके सारी चीज़ें, तो हायरार्की हम देख रहे हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट है, उसके बाद हमने देखा सेशन केस, सेशन कोर्ट है जो कि 7 साल या उसके ऊपर के जो केसेस, और अगर डेथ पेनल्टी है तो हाई कोर्ट से वो कंफर्मेशन लेता है। चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि मॉडरेट केस के लिए वो होते हैं। उसके बाद GMFC और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। उसके बाद एक्सिक्यूटिव पावर्स होती हैं मजिस्ट्रेट के बाद, कौसी जुडिशियल लैबोरेटरी DM और ये होते हैं। तो ये हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन जो इंडिया है, जो आपके BNSS में दिया हुआ है वो है। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर हम देखते हैं सेक्शन 14 में, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट SDM होते हैं, एडिशनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अपॉइंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंटिव ऑर्डर्स एंड प्रिवेंट परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आर द मेन टास्क इनका जो होता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी स्पेसिफिक टास्क और इमरजेंसीज के लिए की जाती है, जैसे क्राउड को कंट्रोल करना ड्यूरिंग द लार्ज इवेंट्स लाइक फेस्टिवल्स, या इशुएंस ऑफ सेक्शन 144 जो कि अभी 143 144 जो है CRPC में था, कि जो है अभी वो 163 आपके BNSS में हो गया। तो इशुएंस ऑफ जो ऑर्डर्स टू प्रिवेंट अनलॉफुल असेंबली इज आल्सो गवर्न्ड बाय दिस। और उसी तरह से BNSS का सेक्शन 16 लोकल ज्यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डिफाइन करता है DM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन दैट एरिया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि खाली नाम ही चेंज हुआ है क्या, बोला नहीं, CRPC और BNSS में थोड़े से काफ़ी चेंजेस आए हैं उनके सेक्शंस में और कंटेंट में, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए जिससे कि आप एग्जाम में आंसर राइट लिख सकें। तो उससे सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM सुपरवाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनमें क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले परमानेंट होते हैं और टेम्पररी होते हैं। इसमें जो होता है लॉ, टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो IAS ऑफिसर या फिर जो आपके MPSC के थ्रू या इस टू के थ्रू लोग होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, और जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, कोर्ट के कंसल्टेंसी के बाद वो करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। जुरिडिक्शन जो होता है कि इसमें ब्रॉड अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन होते हैं, और इसमें जो स्पेशल जुडिशियल होता है, जो उनको टास्क होता है, स्पेशल अथॉरिटी होती है पर्टिकुलर प्लेस और रीजन के बारे में। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे परमानेंट है एग्जीक्यूटिव जुडिशियल अथॉरिटी, यहाँ पे टेम्पररी है। उसी तरह से जो रोल होता है, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, जैसे BNSS सेक्शन 160 में, फॉर्मली जो CRPC में सेक्शन 144 में था कि वो पब्लिक सेफ्टी के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ पे जो होता है चीफ जुडिशियल जो स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर है वो स्पेशलाइज केसेस के अंदर और टेम्पररी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उनको किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने देखिए कि कोर्ट बना लिया इस चैप्टर ने, और उसके बाद उन्होंने जजेस बना लिए, और अब वो बनाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ेगा, और जो है कि पब्लिक की तरफ से जो केस लड़ेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविजन है सेक्शन 18 में, जहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। और उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी जो होती है, मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। और उसके बाद जो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और असिस्टेंट पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, उसके बाद जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपॉइंटेड फॉर द केसेस रिक्वायरिंग एक्सपर्टाइज विद मिनिमम 10 years ऑफ एडवोकेसी एक्सपीरियंस। तो स्पेशल पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर का भी प्रोविजन सेक्शन 18 में दिया हुआ है। उसी तरह से आप देखते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 19 में जो इसके प्रोविजन है कि वो कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट मजिस्ट्रेट जो करता है असिस्टेंट उसका, और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है जिस तरह से PPE असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर भी अपॉइंट कर सकता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसेस स्पेसिफिक केसेस इफ रिक्वायर्ड। और उसी तरह से अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसमें खाली वो जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने एक केस हैंडल किया है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन बोलता है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्पेशल केस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी रिकमेंड करती है कि डायरेक्टरेट का प्रोसिक्यूशन विद द डिप्यूटी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि लीगल एडवाइस भी बहुत बार करती है, मॉनिटर केस करती है और लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में, और ये बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड कोर्ट सीमलेस द प्रोसिक्यूशन करने की कोशिश करता था। ये देखते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इनके क्या प्रोविजन है कि सेक्शन जैसे 18 में देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सेक्शन 19 में, और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 20 में। इनके अपॉइंटमेंट जो है हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट करती है,
दोनों जगह पे असिस्टेंट हो या फिर ये हो। और उसी तरह से डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशंस जो होती है लेड बाय द डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सपोर्टेड बाय द डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस। तो उसके बाद जो है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे हमने देखा कि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन डिस्ट्रिक्ट और द डीएम में अपॉइंट अदर विद द नोटिस टू द स्टेट और द गवर्नमेंट। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, हमने देखा है कि 7 ईयर्स एंड एडवोकेसी एक्सपीरियंस होनी चाहिए और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको 10 ईयर्स एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्सपीरियंस के बारे में बोलें तो मस्ट नॉट बी ए पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन द केस, पहली चीज। और उसके बाद नो स्पेसिफिक एडवोकेसी एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसी तरह से डायरेक्टर आप प्रोसिक्यूशन देखते हो तो एक्सपर्ट हैं, तो इसमें डायरेक्टर 15 ईयर्स एडवोकेसी की एक्सपीरियंस और द सर्व्ड एज एसोसिएशन जज डिप्टी और द 7 ईयर्स एडवोकेसी। तो इसमें जो एक्सपर्टाइज लोग और जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, उनको डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में उनको जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसी तरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल देखे तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को क्राइम में, करप्शंस में, टेररिज्म के केस, जिस तरह के क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है या फिर जो चीज़ें हैं उसमें, और गाइड करता है इन्वेस्टिगेशन को और आर्ग्यू करता है अपील को स्टेट के बिहाफ में या पुलिस के बिहाफ में। उसी तरह से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करता है रूटीन केसेस मजिस्ट्रेट कोर्ट में, एग्जांपल थेफ्ट के केस है, असॉल्ट के केस है या छोटे मोटे जो इस तरह के केस है, तो वहाँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस की तरफ से लड़ते हैं। असिस्ट कम्युनिटी रिलेटेड केसेस। और उसी तरह डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का रोल क्या होता है कि वो सुपरवाइज करता है प्रोसिक्यूशन को, एक्सपेडाइट करता है केस प्रोसीडिंग को जल्दी चले किस तरह से, कोऑर्डिनेशन करता है कोर्ट और पुलिस के बीच में, और जो उस तरह की चीज़ें हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कैटेगरीज जो है एग्जीक्यूटिव पीपीपी की, जो सेक्शन 6 to 20 में अब जो दिया हुआ है, हमने जो पूरा किया कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, सुपरवाइजरी जुडिशरी कोर्ट के बारे में, इसमें हम 6 to 20 में हमने सारी चीज़ें डिटेल में देखी कि किस तरह से कोर्ट ऑफ सेशन बनते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, जिसको मॉडरेट ऑफेंस 7 ईयर्स है उसके ऊपर की उसको राइट्स होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जेएमएफसी और जेएम सेकंड क्लास के बारे में हमने देखा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिए हमने इसको डिटेल में चैप्टर 2 किया है। हमने चैप्टर जैसे प्रिलिमिनरी में हमने डेफिनेशंस वगैरह सब कवर किए, उसके सेपरेट वीडियो है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफेंस 620 में किया है। अब देखते हैं, आपने तो कोर्ट तो बना ली, उनकी जुरिस्डिक्शन बना ली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना लिए, अब उनके पावर क्या है कोर्ट्स में, वो चैप्टर 3 बताता है सेक्शन 21 to 29 में, जहाँ पे वो डिफाइन करता है कि कौन से ऑफेंस ट्राइबल होंगे, सेंटेंस क्या होगा वेरियस कोर्स का पावर का, और क्या इसको होता है। तो इसको जो है इसको ब्रीफ में आपको थोड़ा सा और छोटा सा इसको आपको देखना पड़ेगा कि इसके जो 21 में जैसे कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, 22 बोलता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट सेशन कोर्ट जजेस में पास, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो इस तरह के जो पावर है कि इसके बारे में ये प्रोविजन करता है कि 26 तक। उसके बाद जो उनके अपॉइंटमेंट का ये जो 27, 28, 29 एग्जाम पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जो पावर उन देते हैं उनको जजेस को या फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो उसको विड्रॉल का पावर और उनका सक्सेसर इन ऑफिस अपॉइंट करने का भी पावर जो होता है कि कैसे होता है। तो आइए देखते हैं पावर ऑफ कोर्ट्स की। हमने अभी डेफिनेशंस बना ली, कोर्ट बना लिया, अब ये पावर देता है बीएनएसएस जो है कि कोर्ट को कि किस तरह से होगा। तो जैसे सेक्शन 21 है, ये हाई कोर्ट सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट और एनी ऑफेंस अंडर द बीएनएसएस बोलता है, बीएनएस बोलता है कि भारतीय न्याय संहिता में जो भी ऑफेंस हो, जो कि आईपीसी है भारतीय न्याय संहिता, उसमें कोई भी, जैसे मर्डर अभी 302 में था तो यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन अगर इसमें जो भी किया होगा कैन बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और अदर कोर्ट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द बीएनएस, ये बताता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस जैसे सेक्शन 64 to 71 है, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड एज फार एज पॉसिबली बी ट्राइड बाय ए कोर्ट डिसाइडेड बाय ए वुमेन। इस तरह की प्रोविजन उसमें वुमन के लिए करता है कि अगर वुमन है अगर क्राइम के अंदर, तो उसके जो है ज़्यादातर अगर वो वुमन प्रिजाइडिंग जज हो तो ज़्यादा अच्छा। ऑफेंस अंडर द अदर लॉ जैसे इफ द स्पेसिफिक लॉ पर्टिकुलर कोर्ट दैट शाल ट्राई द ऑफेंस, और उसके बाद ये नो स्पेसिफिक कोर्ट इज मेंशन्ड इन द ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट डायरेक्टली और अदर कोर्ट एज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में बताते हैं कि कौन सा कोर्ट किधर करेगा लिस्टेड में, और अगर वो ऑफेंस उसमें नहीं है तो हाई कोर्ट डायरेक्ट भी करने का उसको पावर होगा, ऐसा सेक्शन 21 बताता है। तो सेक्शन 21 ये बताता है कि कौन सा केस किधर चलेगा, तो उसमें वो हाई कोर्ट से कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट जो है उसके बाद अगर वहाँ पे नहीं मेंशन्ड है तो हाई कोर्ट में डायरेक्टली। दिस इज सेंटेंसिंग पावर, कि जो सजा देने की पावर जो हाई कोर्ट के पास कैन पास एनी से ऑथराइज्ड
बाय लॉ इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी, ये सेंटेंसिंग का उसको जो सजा सुनाने का उसको पावर होता है। उसी तरह सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस कैन पास एनी सेंटेंस बट डेथ सेंटेंस रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। उसी तरह से जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके नीचे आता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 years imprisonment except life imprisonment and death because it is the power of the session court and it is to be confirmed by the high court। दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है जेएमएफसी है, उनको पावर 3 years इम्प्रिजनमेंट का अप टू 50,000 का अगर जो केस है फाइन लगाने का, और बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और अभी जो नया ऐड हुआ है फाइन जो आपके इसमें वो है कम्युनिटी सर्विस अस पनिशमेंट। जेएमएफसी के पास पावर है, जे और सीजेएम के पास भी ये पावर है कि नया काइंड ऑफ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विसेज, इस पे भी आपको एग्जाम्स में आने के ज़्यादा सवाल ये है। ये सारे जो 10 चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 75-25 पैटर्न या किसी तरह के लॉ के एग्जाम है इसमें, ये 10 पे जो है जो इसका बेस खड़ा करता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से जेएमएफसी सेकंड क्लास 1 year इम्प्रिजनमेंट फाइन एंड बोथ, और ये जो है महाराष्ट्र में लगभग दोनों को पावर सेम कर दिया गया है, तो स्टेट टू स्टेट ये वैरी भी बहुत बार करता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंटेंसिंग जैसे है इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई फाइन नहीं पे करता है तो स्पेशल प्रोविजन जो है उसको क्या करता है कि मजिस्ट्रेट कैन इम्पोज इम्प्रिजनमेंट इफ द कन्विक्शन फेल्स टू पे द फाइन। तो इसमें क्या करता है इम्प्रिजनमेंट, अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो उसको 1/4 ऑफ मैक्सिमम, समझ लिए कि उसमें अगर 1 साल की सजा है 1 साल की, तो उसका 1/4 उसका जो है 3 महीना उसको जो फाइन ना पे करने के लिए उसको जेल में वो डाल सकती है। दिस इम्प्रिजनमेंट इज एडिशन टू द सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट, वो हम आगे देखेंगे। कन्विक्शन फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस इन वन ट्रायल, अगर उसने मल्टीपल ऑफेंसेस किया है जैसे कि डकैती भी की है, मर्डर भी किया है, तो इसमें क्या होता है कि कंकरेंट सेंटेंस फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस की उसके ऊपर लाया सकता है। कैन नॉट बी एक्सीड फॉर द 20 years डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस एज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। तो मोड ऑफ कन्फरिंग एंड विड्रॉइंग पावर जो है ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर जो है जनरल बाय ऑफिस, ये कन्फरिंग पावर जो है कि उसके बाद वो विड्रॉ करने का भी पावर, जिसने अपॉइंट किया वही विड्रॉ करेगा पावर, तो उसका तरह की प्रावधान नहीं करता है। सक्सेसर ये बताता है कि सक्सेसर इन ऑफिस जो सेशन जज का होगा यू विल बी डिटरमाइंड बाय द जजेस, और जो सीजीएम और डीएम का डिटरमाइन द सब्स्टिट्यूट मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो की टर्म्स है इसमें कम्युनिटी सर्विस के बारे में जैसे हमने बताया, कोर्ट हैज ए पनिशमेंट कम्युनिटी विदाउट रेम्युनेशन, कि विदाउट रेम्युनेशन कम्युनिटी सर्विसेज का वो जो है कि उनको सजा सुना सकती है सेंटेंस। कंकरेंट सेंटेंस मींस ऑल सेंटेंस आर सर्व्ड साइमल्टेनियसली, और कंसेक्यूटिव सेंटेंस मतलब एक के बाद एक, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर है। हमने चैप्टर 2 देख लिया है, चैप्टर 3 भी देख लिया है कि हमने प्रीलिमिनरी देखी, कोर्ट कैसे कैसे बना, कौन से ऑफिसर्स होंगे वो देखे, पावर ऑफ कोर्ट देखे। अब चलते हैं कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स एंड द पुलिस एंड द एड एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ द पुलिस। अब आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से बीएनएसएस को ड्राफ्ट किया गया है कि आपने कोर्ट बना दिया, उसकी जुरिडिक्शन बना दिया, एग्जीक्यूटिव बना दिया, पावर बना दिया, पावर कोर्ट को दे दिया। अब आपको पावर देना है पुलिस को, और आपको पावर देना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और अभी आप ये पावर देता है जनरल पब्लिक को भी अंडर चैप्टर 4 दैट इज सेक्शन 30 to 34। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से देखिए कि इसमें जो 30, 31, 32, 33, 34, सेक्शन 30 बोलता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, 31 पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, 32 एड टू पर्सन एंड अदर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, और 33 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन सर्टेन ऑफेंसेस। 34 बोलता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज एंड टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। तो इसका जो है रोल है पब्लिक का, इसके अंदर आप देखते हैं तो ये फोकस करता है पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस को, और एम्फसाइज करता है कोलैबोरेटिव अप्रोच को एंड अप्रोच को, जैसे रिक्वायर्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी और उसके बारे में। तो ये पावर कैसे देखता है, पावर ऑफ सीनियर ऑफिसर जैसे जो रैंक के हो गए, सीनियर रैंक के जो पुलिस होते हैं उनको जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन दी जाती है, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है एसपी इन मुंबई कैन ओवरसी द अरेस्ट एंड सर्चेस कंडक्टेड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ जो होते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, वो और विद इन दैट जुरिडिक्शन वो क्या कर रहे हैं उसकी सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन एसपी को होती है। तो ये पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 30 में मेंशन्ड है। उसके बाद सेक्शन 31 ये ड्यूटी बताता है असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, कि पब्लिक की ड्यूटी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हुई है, पब्लिक की ड्यूटी है टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो इसमें जैसे प्रिवेंटिव एस्केप है, वो वहाँ पे पब्लिक से हेल्प उसमें से लगती है कि टू अरेस्ट प्रिवेंटिंग टू एस्केप ऑफ एन ऑफेंडर। तो उसकी तरफ से सुपर सेडिंग द ब्रीच ऑफ पीस है, कोई अगर बीच वहाँ पे जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है तो जनरल जो जाने माने व्यक्ति होते हैं उनको लेके वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश पब्लिक से की जाती है।
प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर कोई किसी डैमेज हो रहा है या राइट जैसी चीजें हैं तो पुलिस ऑफिसर अप्रिहेंडिंग सच थिंग, तो वो जो है वहाँ के लोगों से हेल्प ले सकती है कि वेंटलेज गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट एजेंसी उन्होंने रिक्रूट कर दी हेल्प करने के लिए। इस तरह से चीजें इसमें जो प्रोविजन सेक्शन 31 में दी हुई है। उसी तरह से एड टू नॉन पुलिस पर्सन एग्जीक्यूटिव वारंट्स, तो इसमें जो है हेल्प है, नॉन पुलिस पर्सन है अगर तो उसको वारंट है, जैसे किसी को बोल दिया कि आपने जो इसने कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो ये इलीगल स्ट्रक्चर है उसके हटाइए, तो जो टेम्पररी जो उसको हटाने के लिए जो जो होता है बुलडोजर, उसके लिए अगर वो यूज करते हैं तो उसमें जो वो एजेंसी यूज करते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर है या फिर टास्क उसको दिया गया कि तो एग्जीक्यूट कोर्ट वारंट for property attachment can seek assistance from local resident. These are the provisions given under the non-police person executing the warrants under section 32. If the warrant is directed to a private person, others nearby can assist in its execution if required. ये जो section 32 बोलता है, promote efficiency, legal process and public participation in upholding the law. तो ये सबका जो participation इसमें ये मांगता है और ये कराता भी है, जैसे public duty to inform authorities about certain offences जो section 33 में 33 ये बोलता है, जैसे क्राइम हो गया, रॉबरी, फॉर्जरी, वायलेंट केस हो गए या सडन या अननेचुरल डेथ है, सस्पिशन, डिसअपीयरेंस है, डिस्कवरी है, तो जो पुलिस है इज ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अबाउट द स्पेसिफिक ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता। इसका जो स्कोप है इट इंक्लूड्स ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ दे वुड कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम इन इंडिया, तो वहां तक का इसका जो स्कोप हो जाता है। उसी तरह विलेजर्स इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द सडन डेथ under suspicion circumstances in their locality. It is the public duty to inform authorities about certain offences which they see or which they witness under section 33. ये ड्यूटी बताता है पब्लिक की क्या है करके इन्फॉर्म करने की। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ विलेज रेसिडेंट्स, ये बताता है कि जो पब्लिक की और विलेज के जो लोग हैं उनको ऑफिशियल को रिपोर्ट कराना है सर्टेन, जैसे अगर कोई क्रिमिनल है, रॉबर है, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर है कि और उसी तरह से जो घोषित अपराधी जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब घोषित अपराधी है या फिर सस्पिशन डेथ है या क्राइम है जो इंटेंड करना चाह रहा है कि क्राइम लेने के लिए, तो इस तरह के जो विलेजर्स है उस पर ये सेक्शन 34 बोलता है कि एंड ऑफिशियल रिपोर्ट इंसिडेंट अफेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन और पब्लिक सेफ्टी एज डायरेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। विलेज मतलब ऑल द सराउंडिंग लैंड विल बी कॉल्ड एज अ विलेज। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसमें ये बोलते हैं कि उद्घोषित अपराधी या फिर घोषित अपराधी हिंदी में, आणि मराठीत त्याला म्हणतात आपण उद्घोषित अपराधी असं आपण त्याला म्हणतो। आणि जसं म्हणजे त्याच्यामध्ये जर का आपण पाहायला गेलो तर पंचायतचे जे मेंबर असतात, पंचायत के जो मेंबर होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत नोटिफाई पुलिस अबाउट द सस्पिशन मूवमेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ द ऑफेंडर। Let us see what it is, section 30, 31, 32, 33, 34. Let us see the role of the power given to the, first of all, SP under the SHO to conduct supervision. The public assist the magistrate under section 31, residing the helping police maintain peace and order, जैसे during गणेश चतुर्थी वगैरह में जो उनको वॉलंटियर्स लगते हैं, यहाँ पब्लिक असिस्ट द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। Likewise, to aid to execute warrants by a private individual, private security officers executing property attachment warrant with local support can be done. Public duty to report certain offences, informing police about the suspicion death in housing society, village level obligation report crime. So this is what we have seen under chapter 4. लेकिन अब फटाफट करते हैं chapter 5. चैप्टर 5 आपने अब देखिए की प्रिलिमिनरी में आपने डेफिनेशन बता दिया, सबकी व्याख्या कर दी, सगळ्यांची व्याख्या केली आपण, सगळ्यांची डेफिनेशन सांगितले, सबकी डेफिनेशन आपने बता दी, आपने कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट आपने बना दिया, क्रिमिनल कोर्टाची घटन झाली, ऑफिसर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जीक्यूटिव झाले, त्यांना पावर दिले, चैप्टर 3 ने पावर दिया है कोर्ट को, और उसके बाद चैप्टर 4 पावर देता है पुलिस को और मजिस्ट्रेट को और जनरल पब्लिक को भी वो कुछ ड्यूटी बताता है। अब तो इतना सब हो गया, अब आता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। ये सारी बनाने के बाद सेक्शन जो आपका चैप्टर 5 है बीएनएसएस का सेक्शन 35 to 62, ये जो है आपका अरेस्ट ऑफ द पर्सन, जिसके लिए पूरा तामझाम जो किया हुआ है। तो अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इसके जो प्रोविजन है 35 to 62 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोई संभावना है, तो होती है हमेशा और हमेशा आता भी है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स। तो सेक्शन 35 टू सेक्शन टोटल जो है 62 ये प्रोविजन देता है अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अगर आपने कोई केस याद होगा डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो है गाइडिंग प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 141 जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द लॉ ऑल द लॉ कोर्ट्स, तो उस तरह के जो
के जो उन्होंने उसमें डायरेक्शंस दिए थे, अब उसको जो है बीएनएसएस में उसको कोडिफाई कर दिया गया है। सीआरपीसी में वो नहीं था। अगर आपको पूछा जाए ये भी क्वेश्चन कि व्हाट आर द न्यू प्रोविजन, तो ये भी एक प्रोविजन है जो अरेस्ट ऑफ ए पर्सन के बारे में उन्होंने प्रोविजन किए। जैसे व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, ड्यूटीज ऑफिसर, डेसिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन और अरेस्ट टू गिव द, इफ द अरेस्ट वाला जो बंदा रिफ्यूज करता है टू गिव द नेम एंड रेसिडेंट, तब क्या प्रावधान है। और अरेस्ट ऑफ ए बाय अ प्राइवेट पर्सन, जो अगर कोई प्राइवेट पर्सन, कोई चोरी हुई, वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो प्राइवेट पर्सन के जो राइट्स क्या होंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद उसने क्या करना है, ये उसमें प्रोविजन है। अरेस्ट अगर मजिस्ट्रेट करवाता है, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, कि अगर वो आर्म फोर्स लगाए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए और अगर वहाँ पे वो कुछ लोगों को मारते हैं या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़ते, तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये आर्म फोर्स के बारे में जो प्रोटेक्शन जो है 42 में। अरेस्ट, हाउ इट द अरेस्ट इज मेड, उसके बाद सर्च के बारे में। तो इसके जो डिटेल्स जो 62 तक दिए हुए हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, वो हम करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो इसमें जो प्रोविजन है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जो सेक्शन 35 में दिया हुआ है, अगर आप सेक्शन 35 देखते हो, अरेस्ट व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ये हम देख रहे हैं। तो अगर ये हम देखते हैं कि इफ जो सेक्शन 35 है उसमें ये कि हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अगर उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस वो करता है तो वो कर सकता है। उसके बाद अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में अगर उसको ये पता है कि ये रीजनेबल कंप्लेंट है उसके किसी के बारे में कि जो 7 ईयर्स या उससे कम उसको सजा हो सकती है, तो उसमें भी वो विदाउट वारंट की जगह नहीं कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इफ द पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है on the basis of such complaint that the information or the suspicion of that person has committed the said offense, तो भी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। जैसे ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच अरेस्ट फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर उसका होना चाहिए, इसलिए कि वो जरूरी है अरेस्ट करना, तो विदाउट वारंट वो कर सकते हैं। और ये अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, हार्म कर सकता है, तो भी विदाउट वारंट वो उसको अरेस्ट कर सकती है। और उसी तरह से अगर वो प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ऑफ एनी एक्विंटेंट विद द फैक्ट्स, तब भी वो जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। विदाउट वारंट जो अरेस्ट कर सकती है, सेक्शन 35 में इसका प्रोविजन है, जहाँ पे without the order from the magistrate and without warrant the police can arrest a person if the presence of the police उसने cognizable offense किया, या फिर उसके पास जो है कंप्लेंट, रीजनेबल कंप्लेंट आई है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जिसपे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल या उससे कम, तब भी वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन जो है कि इस तरह का इंफॉर्मेशन है, सस्पिशन है कि ये कमिट कर सकता है, ये ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी prevent such person to commit further. So these are the things when the police can arrest without warrant. तो against whom the credible information अगर है received from the committed cognizable offense, punishment with the imprisonment term which can extend to 7 years, उस केस में भी जो है कि उसको जो है अरेस्ट कर सकती है पुलिस विदाउट वारंट। उसी तरह से अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, तो भी उसको जो अरेस्ट वो करने की उसको पावर होती है। और उसके बाद अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी का माल है, ऐसी खबर है या उसको देख मिला है, सस्पेक्ट है, तो कमिटेड एनी ऑफेंस ऑफ सच थिंग, देन ऑल्सो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। उसी तरह से अगर वो ऑब्स्टेक करना चाहता है पुलिस ऑफिसर की राइट्स एंड ड्यूटीज को, जब पुलिस अपनी काम कर रही है उस समय इसको ऑब्स्टेक करता है, इन दैट केस ऑल्सो द अरेस्ट कैन बी डन विदाउट अ वारंट। सो ये फुल लेंथ में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, व्हेन द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, द रीजन वी हैव डन इट डिटेलली। अरेस्ट वाला जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम बहुत अच्छी से इसलिए कर रहे हैं। तो हमने इसमें जैसे देखा कि व्हेन द पुलिस कैन अरेस्ट, सिचुएशन परमिटेड द अरेस्ट कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। आप जो है कि बहुत सारा नॉलेज आपको होता है, लेकिन एग्जाम में आपके पास जो टाइम होता है 20 to 50 25 पॉइंट्स लिखने का, तो आपको जो एनी गुड 20 to 25 पॉइंट्स या शॉर्ट नोट 15 to जो 10 to 15 पॉइंट्स आपने लिखना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, जैसे बीइंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कंडीशन ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट मस्ट बी प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, ensure proper investigation and secure evidence, reason for arrest must be recorded in writing, this is what the section 35 says। उसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूटीज ऑफिसर मेक्स मेकिंग द अरेस्ट। जो इसमें जो सेक्शन 35 है, जो डीके बासु वाला जो प्रिंसिपल में जो गाइडलाइन था, अब उसको कोडिफाई कर दिया गया है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट डिस्प्ले द विजिबल, उसका आइडेंटिफिकेशन जैसे उसका बैच हो गया या उसके नेम हो गए। मेमोरेंडम ऑफ द अरेस्ट जैसे मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेस, प्रीफरली बाय फैमिली मेंबर अगर उधर होता है तो, या अटेस्टेड पर्सन मस्ट बी काउंटर साइन द मेमोरेंडम, जो मेमो उसको साइन करना होता है कि यू आर अरेस्ट।
उसी तरह से अगर द राइट्स देखें तो अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू इन्फॉर्म रिलेटेड टू फ्रेंड और अबाउट द अरेस्ट। एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट इंश्योर दैट देयर फैमिली इज इन्फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाद में साइन करता हूँ ना, थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंट, हाँ बाद में लिखा हुआ फाइल, ठीक है बाय। Sorry, yeah, example है, if a person is arrested during a protest the arresting officer must ensure that family is informed। उसके बाद राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है, अब जो अरेस्ट हो गया तो अरेस्टेड पर्सन की भी राइट्स है, डीके बासु में भी दी हुई है, जो वही को कोडिफाई कर दिया गया है 38, 47, 48 में। इस जो सेक्शन में इसके प्रोविजन है, जैसे राइट टू मीट एन एडवोकेट, इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स, दिस आर द राइट्स जनरली गिवन अबाउट द अरेस्टेड पर्सन अंडर दिस प्रोविजन। A person arrested on a suspicion of robbery has the right to meet his lawyer during the questioning hours। These are the provision made under section 38, 47, 48। बाद में अरेस्ट जो पर्सन, अगर प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट करता है, a private individual can arrest someone committing a non bailable cognizable offense in their presence। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको 6 आवर्स के अंदर उसको हैंड ओवर कर देना होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। ये प्रोविजन में बोलता है कि द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पर्सन in a 6 hour, that is the private person can arrest a person if it is committing the offense of non bailable and cognizable offense in that case। जैसे शॉप ओनर है, उसने डिटेन कर लिया है, थेफ्ट उधर हो रहा है, अटेम्प्ट टू स्टील द गुड्स, इसको जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देना पड़ेगा 6 आवर्स के अंदर या फिर रीजनेबल टाइम के अंदर। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन दिया हुआ है सेक्शन 43, 45 में कि रेस्ट्रिक्शन है अरेस्ट ऑफ वुमेन को। ये जो प्रोविजन है कि अभी जो है सनसेट और सनराइज अनलेस सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मजिस्ट्रेट कि वुमेन को अरेस्ट नहीं होगा। उसी तरह अरेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय फीमेल ऑफिसर वेरेवर पॉसिबल। तो प्रोविजन फॉर द स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन अंडर BNSS, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर भी आप वहां लिख सकते हो। अ फीमेल सस्पेक्ट इन फाइनेंशियल फ्रॉड इज अरेस्टेड ड्यूरिंग द डे विथ ऑल प्रोटोकॉल्स फॉलोड। उसी तरह से एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अगर वो पर्सन अभी अरेस्ट हो गया तो एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या होगा, आपको क्वेश्चन जैसे आ सकता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पुलिस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड एंड द राइट्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। तो उसमें आप ये सारा आंसर लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन जैसे सेक्शन 51, 52, 53 में दिया हुआ है कि मेडिकल एग्जामिनेशन अटेस्टेड पर्सन मस्ट बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्जामिनेशन रिपोर्ट मस्ट बी include injury detail of DNA samples etc। उसी तरह पर्सन अरेस्टेड for assault undergoing medical examination to document the injuries। These are the things, the examination of the medical जो उसका रिपोर्ट है अरेस्टेड पर्सन का, उसके ये प्रोविजन इसमें दे दिए गए हैं कि वो कैसे होंगे मेडिकल प्रैक्टिस नियरेस्ट उसको जो कराना होगा। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन प्रोलॉन्ग डिटेंशन सेक्शन 57, 58 बोलता है कि जो पहले भी ये प्रोविजन था कि नो डिटेंशन बियॉन्ड द 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना ही पड़ेगा, बट उसके भी लूप होल होते हैं जहाँ पे वो जो अनलॉफुल डिटेंशन बहुत बार किया जाता है। तो टाइम टेकन फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट इज एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो है कि उसको उसको पेश करना कंपलसरी हो जाता है पुलिस को। और सस्पेक्ट या फिर वो जो भी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन उसको, अ सस्पेक्ट अरेस्टेड इन अ रूरल एरिया इज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम। उसी तरह से यूज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द अरेस्ट, जो फोर्स अगर परमिशेबल फोर्स जो है कि नो एक्शन अगेंस्ट द आर्म फोर्स, पहले अगर उनको बुलाया जाता तो उनके ऊपर होगा ऐसा बताते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनको ऑर्डर है वो उन्होंने एक्सीड नहीं करनी चाहिए। पुलिस कैन यूज नेसेसरी फोर्स टू अरेस्ट but cannot cause death unless the suspect is accused। Women can arrest through verbal intimation unless circumstances required। Force is used to arrest violent offering, resist arrest, but no excessive harm is inflicted। उसी तरह से सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी की जो है कि ऑफेंसिव विपुन्स है किसी के पास या आइटम इन पोजीशन ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कॉन्फिस्केटेड, उसको जब्त कर लेना चाहिए एंड सबमिट थ्रू द कोर्ट। एग्जाम्पल, सस्पेक्ट कैरिंग ए नाइफ, ही इज डिसआर्म्ड एंड विपुन इज सबमिटेड एज अ एविडेंस। तो 36 जो इम्पोर्टेंट है कि आपको 36 में कि अब डीके बासु जो हम इसका रिवीजन देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में 36 में कि पुलिस ऑफिसर शोज अ बैच प्रिपेयर्स अरेस्ट मेमो, ये कंपलसरी हो जाता है। डिस्प्ले आइडेंटिफिकेशन 48 ये बताता है कि इन्फॉर्म रिलेटिव्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की, उसके बारे में ये प्रोविजन करता है कि इन्फॉर्म रिलेटिव्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पुलिस इन्फॉर्म्स पुलिस। उसके बाद conduct a medical examination of arrested individual and present him within 24 hours of arresting him and use visible necessary force to make the arrest।
तो ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स का जो ध्यान रखा गया है कि किसी के राइट वायलेशन ना हो, ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा हो, ये सारी चीजें, और किसी की लिबर्टी जो छीनने का जो प्रोसीजर हो, तो वो इसको सिस्टमेटिकली इस बीएनएसएस में कर दिया गया चैप्टर 5 में। तो हमने अब तक सेक्शन 1 जो चैप्टर 1 2 3 4 5 हमने इसको अच्छे से देख लिया है कि अरेस्ट ऑफ पर्सन भी हो गया, और अगर वो अब पर्सन अरेस्ट नहीं हो पा रहा है या वो भागा हुआ है तो उसको किस तरह से कंपेल करेगी अरेस्ट होने के लिए, इसके प्रोविजन सेक्शन 6 में दिए हुए हैं। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए देखते हैं कि ये डिटेल प्रोसेस क्या है। जैसे समन्स हो गया, वारंट हो गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर की घोषणा कर दे कि ये भाग गया है, चाहे वो सब जगह लगा के, या उसको अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसकी जब्ती की, कुर्की की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके, और उसको इंश्योर करे कि अपेयर करे कोर्ट में, उसके प्रोविजन जो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपका जो है समन्स है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, और उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ द अटैचमेंट एंड अदर रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसेसेस इज गिवन अंडर दिस। तो प्रोसेस ऑफ कंपेल जो करता है जो इसमें, तो सबसे पहले इसमें आता है समन। समन उसको देते हैं जिसको आप मराठीमध्ये त्याला आपण बोलवणे म्हणतो, आणि जे हिंदी में उसको बुलाना। तो आपको समन भेजते हो, समन का मेन ऑब्जेक्टिव काय होतो, त्याला आपल्याला बोलवायचं कोर्टामध्ये, की त्याला आपण वॉरंट, तो अरेस्ट वाला उसके ऊपर हिसाब नहीं होता, उसको समन किया जाता है कि आप आइए। कि उसमें जो समन रिक्वायरमेंट होता है कि मस्ट बी इन राइट रिटर्न साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ऑथराइज पर्सनल। उसके बाद मस्ट इंक्लूड कोड सील आइदर फिजिकल और डिजिटल, कैन बी सर्व इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल और इनक्रिप्टेड मैसेज जो है, ये उसके अंदर जो सारी चीजें प्रोविजन हो गई है कि अब जो नया बीएनएसएस आया है इसमें वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या कोई इस तरह से जो कम्युनिकेशन चैनल है एसएमएस, उससे भी वो समन्स भेज सकते हैं सेक्शन 63 में। जैसे थेफ्ट केसेस, समन्स इज ईमेल टू राहुल, डिग्निटी साइंड एंड बियरिंग द कोर्ट सील। उसे रिटर्न समन है, फैमिली डिस्प्यूट है कि डिलीवरिंग है रमेश विद ए फिजिकल सील। ये एग्जांपल्स नेम के सिर्फ खाली दिए गए हैं, काल्पनिक नाम। जैसे सर्विस ऑफ समन्स है सेक्शन 64 में कि मेथड ऑफ सर्विस, डिलीवरी बाय पुलिस ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर और ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट पर्सनली हैंडेड टू द इंडिविजुअल, इलेक्ट्रॉनिक सेल्ट ईमेल, दिस आर द मोड्स ऑफ सर्विसेज। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सर्विसेज, नया सर्विसेज का जो स्टाइल आ गया है कि हम जो है डिजिटलाइज हो रहे हैं, पुलिस भी डिजिटलाइज हो रही है। उसी तरह से अगर कोई XYZ पर्सन है, रिसीव्स द समन्स एट द डोर स्टेप फ्रॉम पुलिस ऑफिसर एंड साइंड द एक्नॉलेजमेंट, और XYZ है समन थ्रू व्हाट्सएप, अगर उसको कंफर्म रिसीट, इसको माना जाएगा कि ये सर्विस हो गई है। उसी तरह सर्विस ऑन कॉर्पोरेट एंटिटी सेक्शन 65 में दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट को जैसे समन भेजा गया कि डायरेक्टर मैनेजर को, ऑथराइज पर्सन को, या रजिस्टर्ड पोर्ट्स या ईमेल के थ्रू भेजा गया तो उसको समन माना जाएगा। उसी तरह से अल्टरनेटिव सर्विस मेथड है कि जैसे व्हेन पर्सनल सर्विसेज फेल द समन में बी लेफ्ट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली और अफेक्ट इन द रेसिडेंट। जैसे अगर कोई बंदा नहीं है कि अवॉइड कर रहा है वो समन लेने के लिए, तो ये जो होता है इसके घर में जो परिवार है उसको दे दिया जाता है, या कोई अगर लॉक करके, तो उसको लॉक करके घर से निकल गया है तो उसके यहाँ पे चिपका दिया जाता है। स्पेशल प्रोविजन में गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो उनके डिपार्टमेंट हेड है या विटनेस में रिसीव हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। अब आते हैं वारंट के ऊपर। हमने समन देख लिया, समन किस तरह से भेजा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, कि उसको कंपेल किया जाए कि उसको जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने किस तरह से उसको जो भी एक्यूज्ड है या उसको किस तरह से उसको लाया जाए। तो पहले अगर छोटा मोटा कैसे समन के थ्रू उसको बुलावा भेजते हैं कि पूछताछ के लिए आपको बुलाते हैं, तो उसके क्या प्रोविजन है समन में, बुलावा। उसके बाद आता है वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसको आप बोलते हो अधिकार पत्र या अधिपत्र। वॉरंट मराठीत त्याला आपण अधिकार पत्र म्हणतो, आणि जो हिंदी में इसको बोलते हैं हम अधिपत्र। तो फॉर्म्स एंड वैलिडिटी क्या है इसकी कि वारंट मस्ट बी इन रिटन साइंड एंड सील्ड बाय द कोर्ट एंड वैलिड अंटिल एग्जीक्यूटेड एंड कैंसिल। तो वारंट जो भेजती है वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होती है, जिसको आप अधिकार पत्र कोर्ट का बोलते हैं कि इसकी आज़ादी छीन ली जाए, इसको अरेस्ट कर लो। इसका एग्जांपल जो है कि अगर किसी को वारंट दे दिया गया हिट एंड रन केस में, इट रिमेन्स वैलिड अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। उसी तरह से अगर कोई फ्रॉड केस में है तो वारंट इज साइंड एंड रिमेन्ड एनफोर्सेबल अक्रॉस जुरिस्डिक्शन। उससे सिक्योरिटी प्रोविजन है सेक्शन 73 में। जैसे बेलेबल ऑफेंस है, द वारंट में अलाउ रिलीज ऑन बेल विथ श्योरिटीज। जैसे राजेश सिक्योर्स रिलीज बाय प्रोवाइडिंग 2 श्योरिटीज ऑफ 50,000 ईच। जो सिक्योरिटी का जो प्रोविजन है कि वो श्योरिटी देता है कि अगर मैं अगर नहीं आऊँगा या फिर जो है कि इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा तो उसके लिए पैसा, अगर मैं नहीं ऐसा करता हूँ तो आप मेरा पैसा कोर्ट जब्त कर सकती हो। सो रिलीज ऑन बेल बॉन्ड, और जो है कि श्योरिटी मीन्स एक आदमी का श्योरिटी कि अगर वो जवाबदारी लेता है कि कहीं भागेगा नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स, दो ऑफिसर मस्ट नोटिफाई द पर्सन अरेस्टेड अबाउट द वारंट
the arrested individual must be presented before the court in the 24 hours. Example, XYZ person is arrested in Delhi, presented before the magistrate within 24 hours of the nearest police station. उसके बाद मल्टीपल ऑफिसर्स आर टास्क विद राकेश वारंट एग्जीक्यूशन एट हिज वर्क प्लेस. वारंट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 80 to 83 में इसके प्रोविजन है कि वारंट में बी फॉरवर्डेड टू द लोकल अथॉरिटीज वेयर द अक्यूज्ड रिसाइड्स. तो दिस आर द थिंग्स जनरली. उसके बाद उसका होता है प्रोक्लेमेशन. जैसे हमने देखा पहले समन, उसके बाद हमने देखी कि जो समन के बाद हमने देखा वारंट, और वारंट के बाद जो हम देख रहे हैं इसके अंदर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जाहिरनामा यानी जब्ती यानी घोषणा यानी कुर्की. प्रोक्लेमेशन मीन्स जाहिरनामा. प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उसको उद्घोष करना, घोषणा करना. और अटॅचमेंट का मतलब होता है कुर्की, म्हणजे मराठीत आपण जप्ती त्याला म्हणतो. आणि द पब्लिक अनाउन्समेंट अँड नोटिसेस आर मेड रिगार्डिंग द इंडिव्हिज्युअल टू अपेयर विदिन 30 days. विदिन 30 days. तो एग्जाम्पल जैसे अर्जुन अवॉइड्स अरेस्ट, सो द कोर्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन रेड अलाउड इन हिज विलेज. उसी तरह से अगर किसी को प्रोक्लेम पब्लिश न्यूज़पेपर में हो गया कि उसको कि आप सामने आओ तो वार्निंग हर टू अपीयर, तो वो जो है उसकी उद्घोषणा वो कर सकती है. अगर नहीं फिर भी आते हैं उसको जाहिर करने के बाद कि आपको हाजिर होइए कि आपने समन्स नहीं सुना, आपने वारंट नहीं सुना और आप जो है कि भगोड़े हैं या फिर आपको पता नहीं लग रहा है आपका, तो फिर आपको वो जो है कि घोषणा की जाती है. और अगर नहीं भी आते हैं तो अटैचमेंट होती है, जो प्रॉपर्टी की जब्ती होती है, कुर्की होती है कि मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सीज्ड फॉर द अक्यूज्ड डज नॉट अपीयर. तो बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस को कि जो भागे हैं उनको लेने के लिए कि उनके अटैचमेंट में जा सकती है प्रॉपर्टी, जो इसकी कुर्की हो सकती है. तो इस तरह से चीज़ें होती है. और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सीज्ड इफ द अक्यूज्ड डू नॉट अपीयर. अगर वो नहीं आते हैं तो उसकी जो है जब्ती हो सकती है. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, इंडिविजुअल कैन फाइल ए क्लेम अगेंस्ट अटैच प्रॉपर्टी आर्ग्यूइंग द राइटफुल ओनरशिप. कि अगर वो बोल सकते हैं जैसे बैंक क्लेम्स मनोज अटैच प्रॉपर्टीज अंडर मॉर्गेज एंड नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट अटैचमेंट. उसी तरह से रमेश नेबर्स फाइल्स एन ऑब्जेक्शन स्टेटिंग फार्मलैंड अबाउट हिम. तो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो इस तरह के चीज़ें हैं. उसके बाद अदर रूल रिगार्डिंग द प्रोसेस कि वारंट बहुत बार इंस्टेड ऑफ समन वारंट भेजा जाता है कि इशूड इन द कोर्ट बिलीव्स दैट द इंडिविजुअल विल एब्सकॉन्ड और फेल बियॉन्ड ओबेड द समन्स. इस तरह की चीज़ें हो सकती है. या बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस 91 92 कोर्ट में रिक्वायर इंडिविजुअल टू साइन ए बॉन्ड फॉर द फ्यूचर कोर्ट अपीयरेंस. तो उससे वो बॉन्ड साइन करा के लेती है, उसे श्योरिटी ले लेती है. तो जनरल एप्लीकेबिलिटी जो होती है यूनिवर्सल रूल के समन एंड वारंट्स रूल्स अप्लाई टू ऑल प्रोसेसेस अंडर द BNSS. जैसे डिजिटल समन सर्व थ्रू ईमेल अंडर BNSS या वारंट इश्यूड इन हरियाणा इज एग्जीक्यूटेड इन पंजाब यूजिंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज नाउट अलाउड. तो दिस इज व्हाट अबाउट द सेक्शन 6 कि जहाँ पे अगर कोई बंदा नहीं आ रहा है या बंदी नहीं आ रही है या कोई जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो या फिर तो उसको वो समन्स के थ्रू और या फिर उसको वारंट के थ्रू जो कि अधिकार पत्र जिसको आप कहते हैं, या फिर उसको जो सिक्योरिटी जो उसे ली जाती है कि आगे आप ये प्रोड्यूस हो गए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने, या एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स. तो इस तरह की चीज़ें जो इसमें प्रोविजन किए हुए. आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो भारतीय नागरिक संहिता है, इसका हमने प्रीलिमिनरी देख लिया, कोड बना लिया, पावर ऑफ कोर्ट हमने देख लिया, और बाद में कोर्ट को पावर भी दे दी और पुलिस को पावर दिया इसने चैप्टर 4 में. और उसके बाद मजिस्ट्रेट को और पब्लिक की ड्यूटी भी बताई. अरेस्ट पर्सन कैसे होगा वो भी हमने देखा कि प्रोविजन सेक्शन 35 to 62 में, और 63 to 93 कि प्रोक्लेम कैसे किया जाए. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जो कि चैप्टर 7 है, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स. जैसे समन्स फॉर डॉक्यूमेंट इंस्टेंट ऑफ सर्च वारंट या सर्च एंड सीजर फॉर फीचर की कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर उसको चाहिए या फिर कुछ उसको सीज करना है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, तो उसको कंपेल कैसे किया जाए, उसको जो है विवश कैसे किया जाए कि उस तरह के डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिले. तो उसका प्रोविजन करता है सेक्शन 94 to 110 में इसके प्रोविजंस दिए हुए. आइए देखते हैं. तो ये आउटलाइन करता है प्रोसीजर को समनिंग डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स, इशूइंग सर्च वारंट एंड मैनेजिंग सीजर्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले हम उसके पहले जो सेक्शन जो 94 है और इसे 110 तक जो इसमें ये दिया हुआ है समन्स टू प्रोड्यूस. अब इसमें जो है समन्स टू प्रोड्यूस में अ कोर्ट पुलिस ऑफिसर में इशू अ नोटिस और समन ऑर्डरिंग requiring a person to produce a document, electronic communication or items relevant to the case. Personal attendance is not mandatory. That item can be sent through the unauthorized person or the other person also. ये बोलता है कि to produce of document section 94 में पहले वो बुलावा भेजेगा कि प्रोड्यूस करिए.
जैसे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि समन करता है बैंक को टू प्रोड्यूस ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन ए फाइनेंशियल फ्रॉड केस, उस तरह से समन करके बोलता है। या कोर्ट ऑर्डर्स एन इंडिविजुअल टू सबमिट ए इनक्रिप्टेड मैसेज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, तो ये जो है समन करके पहले उसको सेक्शन 94 में बुलाता है, जहाँ पे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई चीजें वो मांगता है रिलेवेंट जो केस के इन्वेस्टिगेशन में हो। तो रिक्विजिशन फ्रॉम पोस्टल अथॉरिटी, कोर्ट और सीनियर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हायर जो भी जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, में डायरेक्ट पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द पार्सल और लेटर्स इफ द रिलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई पार्सल जा रहा है या कोई पोस्ट कहीं भेजा जा रहा है और दे हैव अ रीजन टू बिलीव कोर्ट को या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि इसके अंदर कुछ मटेरियल है, तो वो डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस को ये बोल सकती है कि वो हमको आप पोस्ट करिए, जहाँ पे वो एड्रेस है वहाँ पे मत करिए। तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर कैन टेम्पररी डिटेन सच आइटम्स पेंडिंग फर्दर ऑर्डर, ये इसके प्रोविजन सेक्शन 95 में है। जैसे कोर्ट रिक्वायर्स ए पोस्टल एविडेंस इफ द इन ए चीटिंग केस एंड डायरेक्ट द लोकल पोस्टमास्टर टू हैंड ओवर द सस्पेक्ट पार्सल। उसी तरह से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिटेन्स अ सस्पिशन पैकेज बिलीव्ड टू कंटेन अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, तो भी उसको वो सीज कर सकती है। इसमें इसको बीएनएसएस ने पावर दिया है सेक्शन 95 में। सर्च वारंट जैसे है, अभी हमने समन का देखा, या किस तरह से वो डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट है इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से ले सकती है। अब हम देखते हैं सर्च वारंट, द इंस्टेंस ऑफ सर्च वारंट सेक्शन 96। सर्च वारंट में क्या होता है कि पर्सन लाइकली टू कंप्लाई विद द समन्स, द कोर्ट अनअवेयर द आइटम स्पेसिफाइड लोकेशन और जनरल इंस्पेक्शन ऑफ सर्च इज नीडेड in the evidence, the issuance of search warrant is given. A court issues a warrant जैसे कि search to suspect a resident stolen jewelry, या police officer execute a search for a digital evidence store or hidden server, a searches for stolen property objects number article under 97. तो warrant may be authorized police to search the premises of stolen goods, counterfeit coins और forged documents, इस तरह की चीजें हैं जो उसके लिए वारंट जो है उसके बाद आदेश उसको मिल सकता है कि आप, और उसको अधिकार मिल सकता है कि आप जाके सर्च करिए। इसमें ट्रेसपास जैसी चीजें नहीं लगेगी। तो पुलिस रेड वेयर हाउस स्टोरिंग काउंटरफिट करेंसी बेस्ड ऑन सर्च वारंट, सर्च ऑपरेशन रिकवर फोर्ज डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी, इस तरह की चीजें वो कर सकती है। उसी तरह से फोरफीचर ऑफ ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन, फोरफीचर में जब्ती कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन मटेरियल एज अ फोरफीचर और कंटेनिंग कंटेंट पनिशेबल अंडर द बीएनएस, तो पुलिस में सीज सच पब्लिकेशन। जैसे कंट्रोवर्शियल बुक है promoting hate speech is declared forfeit and copies are seized from the bookstores। उसी तरह पुलिस कैन कॉन्फिस्केट ऑब्स्केन मटेरियल है या फिर पोस्को को जो वायलेशन के जो कुछ मटेरियल है तो उसको वो सीज कर सकती है। उसी तरह से सर्च फॉर ए रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन, मजिस्ट्रेट कैन इशू अ सर्च वारंट टू रेस्क्यू पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। जैसे वुमन है, उसको उसको बंदी बना के रखा है या बनुआ मजूर बना के रखा है फैक्ट्री के अंदर, इज रेस्क्यूड फ्रॉम मजिस्ट्रेट ऑर्डर। चाइल्ड लेबर है, कन्फाइन किया हुआ है, तो उसको भी फ्री कर सकते हैं सर्च वारंट के थ्रू। तो इसके ये प्रोविजन सेक्शन 100 में करता है। 101 जो है, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द इमीडिएट रिलीज ऑफ अनलॉफुल डिटेन्ड वुमेन और फीमेल चिल्ड्रन एंश्योरिंग देयर रिटर्न्स टू द गार्डियंस। कोर्ट ऑर्डर्स टू रेस्क्यू द रिटर्न ऑफ, जैसे किडनैप गर्ल है या फिर पुलिस इंटरवीन टू रिलीज वुमन हेल्ड कैप्टिव विद द ट्रैफिक आर द एग्जांपल्स। जनरल सर्च प्रोविजन भी इसके अंदर दिए हुए 103 में, जैसे है सर्च मस्ट बी विटनेस्ड बाय टू इंडिपेंडेंट लोकल्स और रिस्पेक्टेबल पर्संस। जैसे इसके डिटेल है, लिस्ट ऑफ सीज्ड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड साइंड बाय विटनेस एंड प्रोवाइडेड टू द ऑक्यूपेंट। उसी तरह से एग्जांपल इसके अगर देखें, पुलिस सर्च सस्पेक्ट हाउस फॉर काउंटरफिट नोट्स इन द प्रेजेंस ऑफ नेबर्स, ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट रिकवरी weapons during the raid and give a copy of the investigation to the property owner। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सर्चेस की सेक्शन 105 बीएनएसएस में अब कंपलसरी कर दी गई है कि सर्च एंड सीजर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ऑडियो विजुअल मीन्स, प्रिफरली यूजिंग मोबाइल फोन्स या अदर थिंग मेजर्स बाय विच इट बिकम्स नेसेसरी। रिकॉर्डिंग आर सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर रिव्यू। तो अभी रिकॉर्डिंग जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, पुलिस रिकॉर्ड्स द रेड्स विद सस्पेक्टेड ड्रग, जैसे ड्रग कार्टेल है तो सबमिट द वीडियो टू द वीडियोग्राफ, उसको रिकॉर्डिंग करके। जैसे इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर में उसकी होती है। जैसे अभी नवी मुंबई में रिसेंटली बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स जो प्रोटेक्शन वाले उनको, तो उसकी एविडेंस के तौर पे उसकी वीडियो ली जाती है। मिसलेनियस प्रोविजन है, जैसे डिस्पोजल ऑफ सीज आइटम। बहुत बार देखते हैं आपकी कि जो भी सीज्ड आइटम है बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि सस्पेक्टेड बीइंग स्टोलन और यूज्ड इन क्राइम, तो उसके क्या हो जाता है, बहुत दिन तक रखने का भी जगह नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें रखी रहती है। तो अब ये 106 ने पावर दे दिया है कि पेरिशेबल आइटम्स कैन बी ऑक्शन्ड एंड द प्रोसीड्स आर हेल्ड इन द कोर्ट डायरेक्शंस। उधर इसके एग्जांपल जैसे सीज फ्रूट्स फ्रॉम इलीगल स्मगलिंग ऑपरेशन आर ऑक्शन टू प्रिवेंट डिके, और मोटरसाइकिल रिकवर्ड फ्रॉम द पुलिस इज केप्ट इन कस्टडी पेंडिंग द कोर्ट डिसीजन, इट कैन बी ऑल्सो नाउ
जो है ऑक्शन, द अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद में वो बताता है कि कोर्ट कैन forfeit property obtained through the criminal activity issuing a show cause notice। अब इसमें पहले हम देखते हैं कि अटैचमेंट और फॉरफीचर क्या है। अगर इसमें देखेंगे तो अटैचमेंट जो होता है टेम्परेरी सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के थ्रू, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि और अटॅचमेंट त्याला मराठीत आपण म्हणतो मालमत्तेची तात्पुरती ताबा घेणे और फॉरफीचर म्हणजे मालमत्तेचे कायमस्वरूपी ताबा घेणे। ठीक है, तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये बताइए, इसलिए कि उसके बाद फॉरफीचर कि परमानेंट कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है परमानेंट। तो अटैचमेंट टेम्पररी है, फॉरफीचर परमानेंट है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये संपत्ति की स्थायी कब्जा है क्या अटैचमेंट, और संपत्ति का जो है कि ये परमानेंट कब्जा है आपका फॉरफीचर। Attachment is a temporary seizure of property to secure legal claims, while forfeiture is the permanent confiscation of the property as penalty for legal violations। जप्ती म्हणजे काय, जप्ती मालमत्तेची तात्पुरता ताबा घेणे, तर जप्तीचे हक म्हणजे कायद्याच्या उल्लंघन केल्याबद्दल मालमत्तेची कायमस्वरूपी ताबा घेणे हे होय। तो अभी जो अटैचमेंट को मराठी में जप्ती और हिंदी में कुर्की बोलते हैं, और फॉरफीचर को मराठी में जप्तीचा हक और जो हिंदी में उसको जप्ती बोलते हैं। तो दिस वाज जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन। सो अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सेक्शन 107 जो बताता है ये शो कॉज नोटिस। उसके बाद जैसे सस्पेक्ट कार ब्रॉट यूजिंग ए प्रोसीड फ्रॉम फ्रॉड इज अटैच्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर, इससे फंड्स इन द बैंक अकाउंट लिंक टू ब्राइबरी केस आर फ्रोजन लेटर एंड फॉरफिटेड। उसी तरह रेसिप्रोकल आर्गुमेंट प्रोसेस है, कोर्ट कैन एग्जीक्यूट समन वारंट्स और सर्चेस इन स्टेट्स और कंट्रीज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 7। हमने चैप्टर 7 तक देख लिया कि किस तरह से अरेस्ट के बाद पर्सन को कंपेल कर सकते हैं, किस तरह से वो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 8 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर द असिस्टेंट इन सर्टन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर। ये जनरली फॉरेन में भी कैसे ये नया प्रोविजन जो इसके अंदर ऐड हुआ है कि किस तरह से हम एक स्टेट टू स्टेट हेल्प ले सकती है, या किस तरह से फॉरेन कंट्रीज में वो हेल्प ले सकती है इन्वेस्टिगेशन से पुलिस, उसके भी प्रोविजन इसके अंदर करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जो सेक्शन 111 है से लेकर सेक्शन 124 में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं कि इट ऑनलाइज द मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, ट्रांसफर of the accused person and attachment or forfeiture property related to criminal offences। This chapter ensures efficient cross-border collaboration। ये cross-border collaboration को ensure करता है और uniform handling of the cases involving the proceed of the crime। जैसे इसके कुछ important definitions है section 111 में, आपके syllabus में भी है कि contracting state, a foreign state may be with a treaty or agreement with the government proceed with of the crime, property derived directly or indirectly from criminal activity or property includes tangible, intangible asset linked to criminal activity, or tracing means determining the nature, movement and ownership of the property। तो key terminology definition, a contracting state, foreign country with a treaty or an agreement with the state, 2 marks के आने की संभावना, proceeds of a crime, property derived directly or indirectly from criminal activity। क्योंकि ये definition है तो जनरली 2 marks में आ रहे हैं, या तो फुल लेंथ में भी आप उसको लिख सकते हैं। Property includes tangible, intangible assets and tracing means determine the nature of the movement। उसके बाद assistant from evidence collection, letter of request to the foreign country कि India courts can issue a letter of request to foreign authorities to generally examine the witness, obtain documents and return authenticate copies to the to India। जैसे Indian court can request evidence in the US about suspect offshore bank amount in the money and like a lottery case, money laundering case। उसी तरह witness in the UK asked to testify in a fraud investigation in India through a letter of request। तो ये जो है कि फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन अथॉरिटीज को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, सबसे पहले जो 112 ये बोलता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन कंट्री, दूसरे फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं, या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री आया है कि एग्जामिन द विटनेस और सस्पेक्ट, प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और आइटम रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। जैसे फ्रेंच का कोर्ट है, रिक्वायर इंडियन गवर्नमेंट टू एग्जामिन द विटनेस रिसाइडिंग इन दिल्ली फॉर ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इसके प्रोविजन है कि पावर है कि कर सकते हैं। ए लेटर फ्रॉम यूएस अथॉरिटी जैसे आ गया टू सी के बिजनेस रिकॉर्ड ऑफ मुंबई लिंक टैक्स एविशन केस, तो अभी ये इसमें जो इसके प्रोविजन है कि वो कर सकते हैं। ट्रांसफर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, जैसे इंडिया कोर्ट में इश्यू वारंट और समन टू अ पर्सन इन ए फॉरेन कंट्री टू एग्जीक्यूट अ वारंट इशूड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो इस तरह के जैसे इंडियन कोर्ट में सेंड अ वारंट फॉर अ फ्यूजिटिव रेसिडेंट इन कनाडा अंडर द एक्सट्राडिशन ट्रीटी कि उसको वारंट भेज सकती है कि उसको एक्सट्राडिट की जाए। उसी तरह से वारंट इन यूएई कोर्ट
is executed in India to detain a person involved in financial fraud, now that is possible. उसी तरह अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फॉरफीचर क्या है वो भी हमने देखा है कि इंडियन कोर्ट में रिक्वेस्ट फॉर अथॉरिटी टू अटैच और फॉरफिट द प्रॉपर्टी अब्रॉड, द फॉरेन कोर्ट्स कैन रिक्वेस्ट द सेम टू इंडिया एज पर दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115. उसी तरह से आइडेंटिफाई एंड ट्रेसिंग प्रॉपर्टी, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द लोकेशन ओनरशिप सोर्स द सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिसर स्टेज इलीगल अर्निंग फ्रॉम ए ड्रग ट्रैफिकिंग इंस्टेड ऑफ ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो भी जो है इसको इसका इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी को दे दी गई है. उसी तरह से सीजर एंड अटैचमेंट सेक्शन 117 ऑथराइज में सीज अटैच अ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स डिस्पोजल, जैसे पुलिस सीजर्स ए लग्जरी कार परचेज विद द स्टोलन फंड, या अथॉरिटीज अटैच शेयर ऑफ कंपनी लिंक टू द फाइनेंशियल फ्रॉड, तो इसको जो है सीजर और अटैचमेंट की पावर बीएनएसएस में सेक्शन 117 में जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को दी है. मैनेजमेंट एंड डिस्पोजेबल अटैचमेंट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज टू डिस्पोजल ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी. अटैच प्रॉपर्टी का ऑक्शन करना है या क्या करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि इस तरह की वो चीज़ें वो कर सके. उसके बाद नोटिस ऑफ फॉरफीचर है कि जो सेक्शन 190 टू 120 में दी हुई है, और उसके बाद जो है कि फाइन इन ल्यू ऑफ, जैसे कोर्ट इशू अ नोटिस टू पर्सन होल्डिंग सस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी या आफ्टर इवैल्यूएशन प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड टू क्राइम और फॉरफीचर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये नोटिस एंड फॉरफीचर का क्लॉज यहाँ पे डाल दिया गया है. कोर्ट सर्व अ नोटिस टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फंड अंडर द परचेस ऑफ लग्जरी कार, या लग्जरी का जो उसने जो जहाज ली है, तो इसको जो नोटिस भेज सकती है और उसको फॉरफीच करती है कि भैया पैसा कहाँ से आया. फाइन ल्यू ऑफ फॉरफीचर, जैसे कोर्ट में इम्पोज फाइन्स इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू इफ ओनली पार्ट ऑफ इट लिंक टू द प्रोसीड ऑफ द क्राइम, जैसे बिजनेसमैन ओनर है पेस ए फाइन इंस्टेड ऑफ फॉरफीचर दैट प्रॉपर्टी पार्शियली लिंक टू द करप्शन. मिसलेनियस प्रोविजन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल ट्रांसफर, अगर इलीगल ट्रांसफर है तो उसको नल एंड वाइड करने का भी इसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने फटाफट कवर किया है इसके अंदर. और आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ज़्यादा ये जो चैप्टर पे जो आपके है 7th पे ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन आप इसको करके जाइएगा जो अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर का जो प्रोविजन है और फॉरेन का जो प्रोविजन है. तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर, उसके बाद ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ये 2 टॉपिक हम फटाफट कर लेते हैं. 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन मुझे आप 10 मिनट और दीजिए जिससे कि इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ. अब इसमें जो है कि आपका जो नोट्स बनाया था मैंने आप सबके लिए कि एम्पावर्स कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू रिक्वायर इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी मेंटेनिंग पीस एग्जिबिट बिहेवियर. तो इसमें जो सबसे पहले है सिक्योरिटी फॉर ऑन कन्विक्शन, द कोर्ट्स में ऑर्डर इंडिविजुअल कन्विक्टेड स्पेसिफिक ऑफेंस एग्जांपल क्रिमिनल इंटिमेशन और असॉल्ट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर मेंटेनिंग पीस, जैसे उसको बॉन्ड साइन करा सकता है, श्योरिटी ली जा सकती है कि एक बार तो आपने क्रिमिनल इंटिमेशन किसी को असॉल्ट कर दिया, किसी को मार दिया, दोबारा आप नहीं करोगे, इसका आप बॉन्ड भर के दीजिए. ये जो सेक्शन 125 में इसका प्रोविजन है टू मेंटेन पीस. एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि व्हाट आर द प्रोविजन फॉर द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर अंडर बीएनएस. तो इसके जो प्रोविजन है जो सेक्शन 125 में कि उसे बॉन्ड भरा के लिया जा सकता है या उसे सिक्योरिटी इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर इंडिविजुअल एक्टिव टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अगर वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बॉन्ड 1 ईयर के लिए फॉर 1 ईयर उसको भरना पड़ता है कि 1 ईयर तक ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके बाद ही उसका पैसा उसको रिटर्न मिलेगा. उसके बाद वो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर भी मांग सकते हैं, जैसे सेक्शन 127 में फ्रॉम दोस डिसमेंटिंग सर्टेन मैटर्स, देखिए अपील्स टू इंडिविजुअल स्प्रेडिंग डिफेमेटरी और ऑब्सेंट कंटेंट और मटेरियल लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, तो इस तरह की भी चीजें वहां पे प्रोविजन कर सकते हैं. जैसे पर्सन सर्कुलेटिंग डिफेमेटरी पोस्टर्स अबाउट अ पब्लिक फिगर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ गुड बिहेवियर. और शॉपकीपर सेलिंग एब्सेंट मटेरियल इज लाइक टू पोस्ट सिक्योरिटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ. उसी तरह से फ्रॉम अ सस्पेक्टेड पर्सन सेक्शन 128 टारगेट्स इंडिविजुअल टू कंसीलिंग देयर प्रेजेंस विद द इंटेंट टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो इसका एग्जांपल जैसे सस्पेंशन इंडिविजुअल हाइडिंग नियर अ रेसिडेंशियल एरिया विद बर्गलरी टूल्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर. A person frequently spotted near the ATM with no legitimate purpose is asked to execute a bond. उसी तरह से habitual offender है कि focuses on the individual habitual engage criminal activities such as theft, extortion, drug related offense. A known drug peddler is ordered to post जैसे 1 lakh rupees bond for good behavior for next 3 years. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जब्त हो जाएगा. A repeated offender in a fraud case is required to execute a bond for maintaining a lawful conduct. उसी तरह से procedure for requiring a security कि ये बॉन्ड हो गया, जैसे पैसे का बॉन्ड उनसे भरवा के ले लिया. अब कोई बहुत सारे केसेस में श्योरिटी लगती है कि प्रोसीजर फॉर रिक्वायरिंग अ सिक्योरिटी कि आपकी तरफ से
जो है कि जैसे मजिस्ट्रेट इशू अ रिटन ऑर्डर डिटेलिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड इट्स ड्यूरेशन कंडीशन, इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट समन और वारंट आर इशूड। तो इशुएंस ऑफ ऑर्डर एंड समन्स अंडर सेक्शन 132 प्रोसीजर फॉर रिक्वायरिंग ए सिक्योरिटी। A magistrate issues a summon to a landlord accused of threatening a tenant, जैसे इसका एग्जांपल हो गया। A warrant is issued for a official offender sorry who fails to appear in the court। उसी तरह से dispensing with the personal attendance, magistrate may allow representation by an advocate instead of personal appearance। उसी तरह से इंक्वायरी एंड ड्यूटी, फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ, 10 मिनट मुझे दे दीजिए बस, आता हूँ साइन करता हूँ, ठीक है। ओके, इंक्वायरी एंड एलिगेशन, मैजिस्ट्रेट कंडक्ट इंक्वायरीज वेरीफाइंग द ट्रूथ इन्फॉर्मेशन बिफोर ऑर्डरिंग द बॉन्ड्स। उसी तरह से अगर वो ब्रीच करता है, ब्रीच, इम्प्रिजनमेंट है, रिलीज या इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस अंडर सेक्शन 141, फेलियर्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी में लीड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years। उसी तरह रिलीज एंड कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज सेक्शन 142, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। तो दिस वाज रिगार्डिंग द 9th चैप्टर। अब हम लास्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो सेक्शन 144 टू 147 देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड ऑर्डर्स ऑफ सपोर्टिव डिपेंडेंस लाइक वाइफ, चिल्ड्रन है या पेरेंट इन केस ऑफ निग्लिजेंट है। तो चैप्टर 10 जो है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बताता है, सेक्शन 144 है, जैसे ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट डिपेंडेंट। जो 144 इसका प्रोसीजर क्या होगा मेंटेनेंस लेने का, और उसके बाद 146 अल्टरेशन इन अलाउंस, और उसके बाद 147 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनेंस। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो ये प्रोविजन में कि राइट टू मेंटेनेंस 144 में एलिजिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस क्या होगी, तो वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, पहला अगर वो काम कर रही है तो नहीं, वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, या फिर उसके जो खर्चे हैं डिलक्स टाइप के वो नहीं, अगर डिपेंड्स अपॉन द लाइफस्टाइल। चिल्ड्रन लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट है या मैरिड है, अनमैरिड है, अनटिल द मेंटेन देमसेल्फ। ये हर तरह के चिल्ड्रन के लिए जो है लागू होता है, कि वो चाहे लेजिटिमेट हो, वैध हो, अवैध हो, या फिर मैरिड या अनमैरिड हो, तो उसके लिए। और इंक्लूड्स एडल्ट चिल्ड्रन एक्सक्लूडिंग मैरिड डॉटर हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ ड्यू टू फिजिकल और मेंटल कंडीशंस। इसमें जो पेरेंट्स भी कवर होते हैं, जो एलिजिबिलिटी हम देख रहे हैं कि फर्दर टू और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। और इसका ऑब्लिगेशन है, एनी पर्सन विद सफिशिएंट मींस हु निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन द अबव mentioned dependent may be ordered by the first class JMFC to pay monthly allowance in such cases, ठीक है। तो इसमें जैसे मैन हैड एडुकेट इनकम, रिफ्यूज टू सपोर्ट हिज एल्डर मदर who cannot work, the court orders him to provide a monthly maintenance। Whether the father neglects his responsibility towards his minor son after separation, the magistrate directs him to pay the support of the child। So these are the provisions generally done for the eligibility of the maintenance। And then the other one, the procedure for maintenance order, एप्लीकेशन देना होता है सेक्शन 145 में, जैसे पर्सन लाइबल रिसाइड्स और इज फाउंड द वाइफ रिसाइड्स, द पेरेंट्स पार्टीज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, द पेरेंट्स असाइड। तो जो प्रोसीडिंग में ये सारी डिटेल जो डिस्ट्रिक्ट वेयर जो है उसमें वो जुरिस्डिक्शन उसका लगता है, कि द पर्सन लाइबल टू रिसाइड और इज फाउंड, द वाइफ जहाँ रहती है वहाँ पे, या फिर पार्टीज जहाँ पे लास्ट टाइम जो रहे हैं वो, या तो जहाँ पे पेरेंट रहते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है, एविडेंस इज टेकन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द person from whom the maintenance is sought, and if the person avoids servicing or neglecting to attend court, the magistrate may proceed ex parte without them। जैसे a wife files the maintenance in the district where she lives after her husband abandons her, a father evades court summon, the court proceed to hear the case in his absence, order the maintenance। मीन्स जहाँ पे वो डिपेंडेंट रहता है वहाँ पे जो केस अभी जो फाइल ज़्यादा होती है का उसका अधिकार भी है। इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंस, जैसे मजिस्ट्रेट may award interim maintenance a legal expense during the pendency of the proceedings। application of interim maintenance जो है should be decided within 60 days of the notice। तो 60 days के अंदर उसको डिसाइड करना अनिवार्य है BNSS के अंदर। देखिए जैसे एग्जांपल है, while the maintenance case is ongoing, the court order the husband to pay the interim support to his wife। या फिर disabled child है, receives interim maintenance from the father pending the final डिसीजन। एनफोर्समेंट अल्टरेशन और मेंटेनेंस का भी कर सकती है, जैसे एनफोर्समेंट ऑर्डर सेक्शन 147 में, अगर इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विदाउट सफिशिएंट कॉज, द मैजिस्ट्रेट में इशू अ वारंट टू लेवी द ड्यू अमाउंट, जैसे सिमिलर टू लेविंग ए फाइन, इसकी तरह ही है, सेम टू सेम। अ पर्सन में बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month फॉर ईच मंथ ऑफ अनपेड मेंटेनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो उन्होंने जो कोर्ट ने बोला है वो उन्होंने पैसा नहीं दिया मेंटेनेंस वाला या पार्ट पेमेंट का,
तो फिर उसको 1 महीने के लिए कोर्ट उसको जेल भेज सकती है, ये भी है। जैसे मैंने इग्नोर कर दिया मेंटेनेंस ऑर्डर के, तो कोर्ट इशूज अ वारंट टू रिकवर द एरियर्स फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। वैसे परसिस्टेंट नॉन पेमेंट है अगर, लीड टू द डिफॉल्टर बीइंग इम्प्रिजनमेंट अंटिल इट इज ही क्लियर्स द ड्यूज। अल्टरेशन ऑफ मेजर चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, जैसे अदर पार्टी कैन रिक्वेस्ट अल्टरेशन सिग्निफिकेंटली चेंज अगर है फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस में। जैसे अगर वाइफ रीमैरी कर लेती है तो हस्बैंड जो है उसमें अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इफ द वाइफ वॉलंटरी सरेंडर्स हर राइट्स, फिर भी अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 146 में आएगा। इफ वाइफ रिसीव्स अ लमसम सेटलमेंट अंडर पर्सनल लॉ, तो जैसे एल्यूमिनी अगर उसको एक साथ मिल गई तो भी वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ मेंटेनेंस के लिए वो दावा कर सकता है। हस्बैंड इनकम डिक्रीज अगर होता है ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब, तो उस केस में भी मेंटेनेंस अमाउंट जो है कि उसको अल्टरेशन किया जा सकता है। एफ वाइफ री मैरिज द मेंटेनेंस ऑर्डर इज कैंसल्ड। कंडीशन एंड लिमिटेशन भी इसके अंदर जो है, वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी, अगर उन्होंने जो है कि धोखे दूसरे के साथ अगर उसका कुछ रिश्ता बन रहा है तो भी, रिफ्यूजेस टू लीव हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन, तो ये भी लिमिटेशन जो है कि कंडीशन एंड द लिमिटेशन में आता है। लिव सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो दिस आर द थिंग्स वेयर द वाइफ इज एंटरटेन। एग्जांपल है वाइफ कोहेबिटिंग विद अनदर मैन इज डिनाइड मेंटेनेंस, यहाँ पे इस सब चीज़ों में उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो वाइफ रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू मैरिटल होम, अगर वो नहीं आ रही है रिटर्न तो भी कोर्ट रिजेक्ट मेंटेनेंस, उसको साथ में रहना पड़ेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। जस्ट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल टू लिव विद हस्बैंड ही इज कंसिडर्ड जस्ट ग्राउंड, जैसे कि हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज या द हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस, तो ये जो इसको जस्टिफाई माना जाएगा कि दिस इज द ग्राउंड बाय दे आर लिविंग सेपरेटली, तो इन केस में कि उसको लिमिटेशन में नहीं आएगा, उसको जो मेंटेनेंस मिलेगा। और जैसे हस्बैंड मैरिज अनदर वुमेन, द फर्स्ट वाइफ इज जस्टिफाइड लिविंग सेपरेटली क्लेमिंग द मेंटेनेंस। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंटाइटल्स द वाइफ टू लीव अपार्ट एंड रिसीव सपोर्ट, तो एडिशनल प्रोविजन जो है इसके टाइम लिमिट के रहते हुए, जैसे एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स मस्ट बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अमाउंट बिकम ड्यू। और उसी तरह से ऑर्डर कॉपी ऑफ इन्फोर्समेंट, जैसे कि कॉपी ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर इज फ्री ऑफ चार्ज एंड क्लेमेंट, इस तरह के प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं। तो हमने ये पूरा जो चैप्टर 1 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का जो 75-25 पैटर्न है, 40-60 वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है कि जितने भी और ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 1 to 10 ऑफ बीएनएसएस का हमने पूरा कर लिया है। हमने जो है शॉर्ट टाइटल डेफिनेशंस देखे हैं, इसके सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसेस हमने देख लिए हैं कि किस तरह से हमने कोड बनाया और ऑफिसेस बनाई, पीपी बनाया। एक्जीक्यूटिव पावर, एक्जीक्यूटिव जुडिशियल भी हमने देखे, आईएएस ऑफिसर जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोलते हैं। पावर ऑफ कोर्ट, उसके बाद कोर्ट बनने के बाद कोर्ट को पावर किस तरह से देता है बीएनएस सेक्शन 21 में 29 में, वो हमने देखा। उसके बाद हमने सुपीरियर ऑफिसर्स के जो कोर्ट को पावर के बाद पुलिस की जो पावर कुछ दी गई है, मजिस्ट्रेट को पावर या पब्लिक की ड्यूटी बताई गई है सेक्शन 30 to 34। अरेस्ट ऑफ द पर्सन उसके बाद 35 to 62 में हमने देखा है। और जो प्रोसेस टू कंपेल एफरेंस 63 to 93, उसी तरह से प्रोसेस टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ थिंग 94 to 110 में। और इस तरह से हमने जो नए सिलेबस का जो आपका मॉड्यूल है उसमें जैसे न्यू चेंजेस आए, हमने अब तक ऑब्जेक्ट, पर्पस, हिस्ट्री देख लिया है, डेफिनेशंस हमने देखा है। कोर्ट स्ट्रक्चर बीएनएस जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ क्रिमिनल एग्जीक्यूटिव सेक्शन 2 to 25 हमने इस वीडियो में देख लिया है। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स चैप्टर 4 और सेक्शन 30 हमने इसमें देख लिया है। एड टू मजिस्ट्रेट पुलिस चैप्टर 4 में हमने सब कुछ देख लिया है। अरेस्ट ऑफ पर्सन हमने बहुत अच्छे से देख लिया इस वीडियो में। प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग अपीयरेंस हमने देख लिया है। प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स जो आपके सिलेबस में है वो भी हमने पूरा देख लिया। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट चैप्टर 8 है, वो भी हमने देख लिया है। और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वो भी हमने देख लिया है। ये कंप्लीट होता है आपका मॉड्यूल 1। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल। बहुत जल्दी में आपको जो है पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है 24 आवर्स टू 40 आवर्स 48 आवर्स के बीच में आप सबको आपके रेफरेंस के लिए और आपके स्टडी के लिए भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अच्छे से पास हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।